भाग का उत्खनन अभी हुआ है, जिन्हें प्राप्त हुए हैं स्तूप, मिली हैं तरह तरह की कलाकृतियां, जिनमें से कुछ मृणमय फलक गज स्टंप और पत्थर से बनी, तो कुछ बनी हैं मिश्रित धातुओं से। विश्वविद्यालय की सभी दीवारें प्लास्टर से जड़ित थीं। भग्नावशेष बयान करते हैं उन अलग अलग युगों की कहानी, जिन युगों में यहाँ के विभिन्न भवनों का निर्माण हुआ। विश्वविद्यालय का परिसर 1 मील लंबे और आधा मील चौड़े से भी अधिक विशाल क्षेत्र में बना था, जिसके सुनियोजित भवन बताते हैं कि निर्माण पूरी तरह से योजनाबद्ध होता था। विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिसर में अनेक विशाल कक्ष थे, जिनमें संभवतः व्याख्यान हुआ करते थे। परिसर में दक्षिण से उत्तर की ओर सुव्यवस्थित ढंग से सजे भवनों की निर्माण कला उस युग के अद्भुत स्थापत्य की गाथा सुनाते हैं। हर प्रांगण के एक कोने में एक कुआं, भवन परिसर के बीच में बड़े बड़े चूल्हे, संभवतः यही छात्रावास के लिए भोजन तैयार होता था या फिर धातुओं को गलाकर आकार देने का काम होता था। उत्कृष्ट कोटि की ईंटें, चौड़ी दीवार, समानुपातिक कमरे और कॉरिडोर, हर कमरे में सोने के लिए एक बेंच, दीप और किताबें रखने के लिए ताकि, सब कुछ कितना सुव्यवस्थित और उत्कृष्ट स्तर का। पत्थर या मिश्रित धातुएं, आकार विशाल हो या छोटा, बेजोड़ बारीक कारीगरी में कला और विज्ञान का अद्भुत संगम वर्तमान को चमत्कृत करता है। देखकर बरबस ही मन बोल उठता है, क्या उस युग में भारत सचमुच इतना विकसित था? इस की माने तो घंटियां बजते ही हजारों की संख्या में आचार्यों और विद्यार्थियों की श्रृंखलाएं चतुर्दिक बने सुंदर जलाशयों में स्नान के लिए निकल पड़ती थी। ये सचमुच एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, जिसमें दर्जनों देशों के विद्यार्थी पढ़ते थे। डायरी के पन्ने विश्वविद्यालय की सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था की भी गाथा सुनाते हैं। विश्वविद्यालय में उत्तम मेधावी विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया इतनी कठिन थी कि यहाँ प्रवेश पाना विद्यार्थी के लिए दुर्लभ होता था। द्वार पंडितों के साथ शास्त्रार्थ में विजय होने के बाद ही किसी विद्यार्थी को यहाँ प्रवेश मिलता था। प्रवेश के बाद शिक्षा एवं आवासीय सुविधाएं सब कुछ निःशुल्क था। विश्वविद्यालय के सर्व प्रमुख को महापंडित कहते थे, जिनका चुनाव विभिन्न संघों के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से होता था। 2 समितियां होती थी, एक विद्यार्थियों के प्रवेश और शैक्षणिक व्यवस्था संभालने के लिए, तो दूसरी आर्थिक पक्ष से जुड़े कार्यभार के लिए, जिसमें भवन निर्माण और मरम्मत आदि की व्यवस्था भी शामिल होती थी। राजाओं द्वारा संरक्षण साक्षी है, यूं ही नहीं ये धरती ज्ञान और विद्या का केंद्र बनी। अलग अलग युगों में अनेक राजाओं ने विश्वविद्यालय को लगभग 200 ग्राम दान में दिए थे, जिनसे प्राप्त होने वाले राजस्व की अक्षय निधि से इसका आर्थिक प्रबंधन होता था। विद्या का ये केंद्र सुविख्यात हुआ तो ईर्ष्या का पात्र भी बन गया। न जाने कितने देश रहे होंगे जिनके दिलों को ज्ञान और वैभव की ये संपन्नता जलाती होगी। ईर्ष्यालुओं में से एक था बख्तियार खिलजी, जिसने अपने सूबे के सभी ज्ञान केंद्रों को प्रश्रय देना बंद कर दिया। उसने अपनी दहकती ईर्ष्याग्नि में भारत की इस अनुपम धरोहर को ध्वस्त कर दिया, जहां कितनी विशाल ज्ञान और विद्या की संपदा अनेक महीनों तक धरती ज्वालाओं में झुलसकर राख बन गई और शिक्षा का ये अनमोल केंद्र फिर कभी नहीं उभर सका। ये राख के ढेर काल की गर्त में कब दबते चले गए, इतिहास के पन्नों से भी खोते चले गए, तब तक जब तक इतिहासकारों के हाथ
ये डायरियां नहीं लगी, राहें तलाशी गई, बुद्धि को सुलझाया और फिर मिला अतुलित ज्ञान परंपरा का गौरवशाली अतीत, जिसका अधिकांश भाग खंडरों में दबा कुछ यूं क्षत विक्षत हो गया कि आज भी हमारा वर्तमान अतीत को तलाशने का प्रयास कर रहा। ये विशाल भग्नावशेष उकेरते हैं उस वैभवशाली विश्वविद्यालय का चित्र जिस पर वर्तमान संवारने को तैयार है नया भारत, जो अपने ज्ञान और विज्ञान की अतुल संपदा से सिंचित और प्रेरित करता रहेगा संसार को, और नील क्षीर सतत प्रवाहित रहेगा ज्ञान रूपी दान से।